18 अगस्त 2024 का ये वाकई है। एक महिला उत्तर प्रदेश के ज़िला रायबरेली में कोतवाली नगर थाने में जाती है और वहाँ जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब, एक लड़का है, मेरा पीछा करता है, मेरे से अश्लील हरकतें करता है। आज जब मैं हॉस्पिटल से जा रही थी अपनी बेटी को लेकर तो उसका इलाज कराने के लिए, तो उसने रास्ता रोक लिया और उसने बहुत भद्दी गालियां दी और जब विरोध किया तो साथ ही साथ वो जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे पहले भी धमकियां दे चुका था। जैसे ही पुलिस को ये कहानी सुनाई जाती है, पुलिस ने इस तहरीर को लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी की तलाश किया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन के बाद 1, 2 नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं और जैसे ही 4 कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब जैसे ही ये वायरल होने लगता है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव पड़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल कर दिए हैं। बस सवाल करना था कि देखते ही देखते, और सांसद जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सवाल करना शुरू कर दिया था। साथ ही सांसद राहुल गांधी ने उस परिवार से बातचीत की जिस घर में जो ये कत्ल होते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, आपके पास में आ जाऊंगा। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि परिवार को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अपराधी हो गया हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उधर राजनीतिक ड्रिंड छिड़ गया था। आखिरकार कत्ल किसका हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी का। अमेठी एक थाना लगता है, शिवराजगढ़ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यही थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है अरोबा। भवानी अरोबा जो कि जहाँ चौराहा है वहाँ बहुत ही भीड़ वाला इलाका रहता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं पास में श्री दुर्गा भवानी शक्तिपीठ है और वहाँ मेला लगा हुआ था। लोग उस मेले में आ रहे हैं और 3 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाकया रहे होगा। आरती शुरू हो जाती है क्योंकि नवरात्र का ये पहला जो दिन था। इधर आरती शुरू होती है, उधर चौराहे पर वाहन के आने जाने का, लोगों के आने जाने का शोर शराबा रहता है। इसी बीच में एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी और जब गोलियां चल रही थी तो कुछ लोगों ने ये सहज अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर जो मेला लगा हुआ है, आरती शुरू हुई है, हो सकता है खुशी की वजह से लोग छोड़े हुए हैं आसमान में, उसकी वजह से। लेकिन जब लोगों की आसमान की तरफ झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी गोली दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब गोलियाँ चल रही थी तो पहली गोली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 9 गोलियाँ चल जाती है और सभी लोगों की नज़र पहुँचती है चौराहे के पास में एक मकान है, सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना का। लोगों की नज़र वहां पहुंचती है कि उधर से गोलियां की आवाज़ आ रही है। लोग दौड़ते हुए, भागते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने जो अपनी आंखों से दरवाज़ा खोल के जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। घर के अंदर दरअसल 4 सदस्य रहते हैं। माँ साहब जिनका नाम सुनील कुमार है और उसकी पत्नी पूनम भारती और
जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है और माँ साहेब की उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 1.5 साल की और जिनका नाम लाडो रखा हुआ है और एक बेटी जिसका नाम सृष्टि रखा हुआ है, जिनकी उम्र 5 साल के आसपास है। चारों गोली लगे हुए पड़े हुए थे और ये लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। आसपास के लोगों ने देखा कि माँ साहब को कितनी गोली मारी, क्या मामला हुआ। तुरंत ही इन्हें यहाँ से उठाया जाता है और किसी भी वाहन से किसी तरकीब से इन्हें सीधा नज़दीकी सिंगापुर CST लगता है, वहाँ पर इन्हें पहुँचाया जाता है और पता चलता है कि डॉक्टर ने जब टटोल रहे थे तो कहा जाता है कि ये तो मर चुके हैं और इनकी मरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ पर ये माँ साहेब की, यानी कि प्राइमरी में एक जूनियर हाई स्कूल उसके शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उनको किसी से भी कोई भी मार दिया, ना केवल उसको मारा, उसकी पत्नी को मार दिया, उनकी 2 बेटियां था उनको भी मार दिया। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार माँ साहेब ने कौन कहाँ से। दरअसल माँ साहेब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली का गंदागंज का एक थाना लगता है। गंदागंज थाना क्षेत्र का गांव लगता है सुदामपुर। यहाँ के रहने वाले राम गोपाल, इनके ये बेटे हैं सुनील कुमार से शुरू होती है। सुनील कुमार पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं। गरीबी की हालत थी, इसीलिए वो मेहनत करने से, मजदूरी करने से पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना था और पढ़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। इसीलिए किसी के यहाँ मजदूरी मिलती भी थी, मजदूरी भी करने चले जाया करता था। साथ ही वो मनरेगा में काम मिलता था तो मनरेगा में भी काम करने जाया करता था। वहाँ से पैसे मिलते थे और उन पैसे से वो अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे और वक्त आगे बढ़ने लगता है। और जब वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस में कुछ वैकेंसी निकलती है, कांस्टेबल की यानी कि सिपाही की वैकेंसी निकलती है और सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। 1 साल नौकरी की ही थी इन्होंने। 1 साल नौकरी करने के बाद लेकिन ये अप्लाई कर रहे थे कि अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, इससे भी अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, उसके लिए लगातार वो मेहनत किए जा रहे थे, आवेदन दे रहे थे और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकलती है। इन्होंने वहाँ भी आवेदन कर दिया, अप्लाई कर दिया और 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार इनको नौकरी मिल जाती है और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर। पुलिस से ये बढ़िया नौकरी मान रहे थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और वहाँ से त्याग पत्र देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में तैनाती पा लेते हैं। 12 जून 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी का एक कंपोजिट विद्यालय होता है, पत्र पान होता है, जो भी बताया जाता है कि अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर है और ये उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा बताया जाता है, बस ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान, बच्चों से बहुत अच्छे से मेल मिलाप, अपने गांव से मोटरसाइकिल से उठाई और सीधा स्कूल पहुंच गए। बस ये रोज़ का अपना आना जाना का ये सब चलता रहता है, प्रतिदिन आना जाना था। अब मीडिया रिपोर्ट कोर्ट में जो इनके बारे में कहानी आने लगती है, जो इनके बारे में कुछ इस तरह से आता है कि शिक्षक जो पत्नी होती है पूनम भारती जहाँ रहती थी, उनके पास में एक लड़का रहता था जिनका नाम चंदन वर्मा होता है और ये लड़का तेलियाकोट रायबरेली का रहने वाला होता है। शादी से पहले ही इन दोनों के आपस में दोस्ती होती है और दोस्ती थोड़ी नज़दीकियां बढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच में पूनम भारती की शादी सुनील कुमार से हो जाती है और जो शिक्षक होते हैं, और लगातार ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन बताया ये भी जाता है कि चंदन वर्मा भी इस महिला से मिल मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत हो जाया करती थी, शादी के बाद भी इनकी नज़दीकियां थी। लेकिन
पति को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो घर में विवाद करना शुरू हो जाता है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती हैं उन्होंने शायद इन चंदन वर्मा से दूर रहने की अपील की थी। जब दूर रहने की बात होती है तब ये ज़बरदस्ती किया करता था, और ऐसे करते करते एक दिन जब ये अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे तो शायद उनसे रास्ता रोकने की कोशिश की थी, विरोध किया था, गोलियां देने लगा, ताकि सूचक शब्दों का उसने प्रयोग किया। और शिक्षक की पत्नी जो गुस्सा में आ जाता है और उन्होंने 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करा दी थी। लेकिन इससे पहले की बात और ज़्यादा खराब होती, इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़ा और अमेठी में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, और 19 अगस्त को उस लड़के को गिरफ्तार कर दिया जाता है। चंदन वर्मा जब गिरफ्तार करने के बाद वो जेल चला जाता है और 3 दिन के बाद ही उसका जमानत हो जाती है। तो जमानत जैसे ही छूट के आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने अपनी जान देने की कोशिश की, और वो जब जान देने की कोशिश की तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ से ठीक होता है। और लेकिन इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पूनम का 64 के 92 हो जाते हैं और वो लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब चंदन की और उस पूनम की बातचीत भी बंद हो जाती है, और बातचीत का सिलसिला जैसे ही बंद होता है चंदन और भी अग्रेसिव हो जाता है, और किसी न किसी बात को लेकर धमकी देना, परेशान करना, रास्ते रोकना, इस तरह से शायद वो काम कर रहा था। और 3 महीने पहले ही उन्होंने अपने रायबरेली को छोड़कर सीधा अमेठी में आकर रहने लगता है अपने परिवार के साथ। सुनील कुमार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ ये अमेठी में रहकर भवानी जो इलाका है वहाँ पर किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 की शाम को एक घटना होती है, और इस घटना से पहले चंदन ने व्हाट्सएप टू कॉल्स घर के अंदर शिक्षक, उसकी 2 पत्नियां, 2 बेटियां होती हैं, उसको गोली मार देता है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो इनके शवों को देखती है तो वो उसकी जो 2 बेटियां होती है उनकी मुट्ठियां बंद थी, और मुट्ठियां, एक मुट्ठी में 10 का नोट लगा हुआ था और दूसरी मुट्ठी में ये लगी हुई थी चॉकलेट। जो भी थी मुट्ठी में 10 के नोट थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद चंदन ने ही इसको पैसे दिए। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है कि पुलिस इसने इसकी जो भी परिवार की बाकी जो सदस्य हैं, जिन जिन ने इसकी मदद की है चंदन वर्मा की, उनको भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी मिली है कि इसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को कुछ दूरी पर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा किया था, और खड़ा करने के बाद उसने कहा कि मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जिस जगह पे उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहाँ से सीधा वो घर पहुँचता है, और घर पहुँचने के बाद उसने गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कातिल का नाम सामने आने ही वाला है। लेकिन मीडिया ने इसकी रिपोर्ट को जब रिपोर्ट किया तो मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि जो कातिल है वो चंदन वर्मा है, और चंदन वर्मा पूनम भारती से प्यार करता था। इसीलिए जब उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसने अपनी बेइज्जती का बदला कह कुछ, इस वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद जब घटना खुलासा करेगी तो पता चलेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि 3 गोलियां मारी जाती है, शिक्षक को 2 गोली मारी जाती है, शिक्षक की पत्नी पूनम को 1-1 गोली मारी जाती है, और उनकी दोनों बेटियों को मारे वो तो मौके पर आ गए थे। लेकिन स्थानीय लोगों ने सोचा कि अगर डॉक्टर को दिखाने से कुछ राहत मिल जा सकती है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, और इस घटना के बाद जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो एडीजीडी जन एसबी सटकर साथ ही आईजी परवीन कुछ ने इसका
मौके पर पहुंच जाते हैं और 5 टीमों का गठन कर दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा और जब मामला वायरल होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा करने लगते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि किसान सांसद है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। यही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने भी परिवार के लोगों से बातचीत करने की बात कहा है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो वो सीधे आपके पास आएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करने के बाद ये कहा है कि एक्सपर्ट ही, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले की उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, कातिल का नाम पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको अगली कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और कहानी को सुनाने का उद्देश्य, किसी घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान न करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आप हमारी आने वाली जो कहानी है उनको ज़रूर सुने। उनमें आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आया। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का वीडियो जो है वो मैं ज़रूर डालूँगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा।